हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नासा क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारा क्लास 10th का फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर बचा है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका अभी हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप लोग फटाफट फिर अपनी कॉपी और पेन उठा लो, क्योंकि आपका बेनिफिट तभी है अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो, चाहे आप एक एक वर्ड से लिखो, बट आपका हाथ चलते रहना चाहिए और तभी आप उसका जो बेस्ट आउटपुट है अपना वो आप लोग ले पाओगे। ठीक है ना? तो चैप्टर को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा क्या, चैप्टर नंबर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि यार मैग्नेट मतलब क्या है एग्जैक्टली, ये मैग्नेट है क्या। तो मैग्नेट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को अट्रैक्ट कर सके, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ अलग चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है ना? सो अब देखो, मैग्नेट के इफेक्ट्स को हम लोग कहाँ से पता करेंगे, क्या है उसके इफेक्ट्स, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, या फिर किस तरीके से वो अपने फील्ड को या फिर फील्ड लाइंस क्या हैं उनको जनरेट कैसे करता है। तो देखो यहाँ पे है कुछ, एक है मैग्नेटिक फील्ड। पहली चीज़ क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो आपको जानना है वो है मैग्नेटिक फील्ड। सो एनी मैग्नेट, मतलब आप ये बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है। क्या है मैग्नेटिक फील्ड? क्या है? एक रीजन है। क्या है? रीजन। रीजन अप टू विच एनी मैग्नेट, क्या? एनी मैग्नेट exerts its presence। मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे कोई मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो अपने प्रेजेंस को एक्सर्ट कर पाए, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड होता कहां पे है, तो ये है अराउंड मैग्नेट। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आप लेट सपोज आपके पास कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, और आपको पता है कि इस रीजन के अंदर आप इस मैग्नेट की प्रेजेंस को फील कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एग्जैक्ट चीजें क्या है, तो वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये वो एग्जैक्टली ये वो चीजें हैं जो, मतलब ये वो लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को फॉर्म कर रही हैं। अब ये कैसे पता लगेगा, जब आप आयरन फिलिंग्स को यूज करोगे, आयरन फिलिंग्स को जब आप यूज करोगे तो ये अपने आप को अलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? अलाइन कर देंगे। किसमें? अलोंग विद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ ये अपने आप को क्या कर देंगे, अलाइन कर देंगे। तो अब देखो क्या है, अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कुछ जो आयरन फिलिंग्स है वो कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगी। ठीक है, ये इस तरीके से अपने आप को अरेंज करेंगे। तो अभी आप समझ पा रहे होगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुआ। अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। सो देखो, अभी मैग्नेट हो गया, एक तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, और एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम लोग एक और चीज को समझेंगे, वो है बार मैग्नेट। क्या है? उससे पहले कंपास निडल को समझ लेते हैं। क्या? कंपास निडल। डियर स्टूडेंट्स, देखो क्या है कि ये जो कंपास निडल है ना, ये खुद में अपने आप में क्या है, एक स्मॉल बार मैग्नेट है। क्या है? स्मॉल बार मैग्नेट। आ रही बात समझ में? क्या है? ये स्मॉल बार मैग्नेट है। और ये किस चीज के लिए यूज होता है, तो यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस चीज के लिए यूज होता है। अच्छा, अगर ये स्मॉल बार मैग्नेट है तो आपको पता है कि किसी भी मैग्नेट के दो एंड्स होते हैं। मैग्नेट के दो एंड कौन कौन से हैं? एक है हमारा नॉर्थ पोल
और एक है हमारा साउथ पोल, साउथ पोल, ठीक है, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेम पोल जो होंगे, अगर सेम पोल जो होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये हुआ कि जैसे देखो, अगर मान लो ये फिंगर का ये वाला जो पॉइंट है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, सेम इस वाले फिंगर का भी ये नॉर्थ और ये साउथ, तो अगर मैं इस तरीके से करके रखूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भेजेंगे, तो ये रिपल्शन हो रहा है। तो सेम पोल क्या होंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल्स जो होंगे, क्या अपोजिट पोल्स ये क्या करेंगे, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अभी समझ में आया, ठीक है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इसको आप इंपॉर्टेंट बोल दो, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो जो चीज़ें मैंने अभी ऊपर बताई ना, अगर आपको उन चीज़ों के बारे में अच्छे से थोड़ा आइडिया लग गया है तभी आप इस चैप्टर को आगे पूरा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये कहाँ से कहाँ पे ट्रैवल करती हैं। तो जैसे देखो, अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के अराउंड में अगर मैं कंपास रखूंगा, बार मैग्नेट के अराउंड में मैंने कोई कंपास रखा इस तरीके से, अब इस कंपास का एक होगा नॉर्थ पोल और एक होगा साउथ पोल। तो मान लो कि इसका यहाँ पे ये नॉर्थ शो कर रहा है और यहाँ पे ये साउथ शो कर रहा है। बात समझ में आ रही है अभी? और इसके और आगे बढ़ोगे अगर आप, तो इसका ये फिर से यहाँ पे ये नॉर्थ होगा और यहाँ पे ये साउथ होगा, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपको ये चीज़ आगे सेम इस तरीके से मिलती रहेगी, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे साउथ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे इसका साउथ हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि देखो नॉर्थ भाई सेम पोल रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो बार मैग्नेट का यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा। समझ में आया? नाउ इस पोर्शन को हम लोग हटाते हैं, हमको ये पता लग गया कि अपना एक पोल जो है वो नॉर्थ पोल है और एक पोल जो है वो साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर में हमेशा नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। कहाँ से? नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी तरीके से आ जाएगा। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्या है? नॉर्थ टू साउथ। कहाँ पे? आउटसाइड द मैग्नेट। कहाँ पे? आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर कहाँ पे है? नॉर्थ टू साउथ है। और साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ कहाँ पे है? साउथ टू नॉर्थ कहाँ पे है? तो इनसाइड द मैग्नेट है, इनसाइड द मैग्नेट। अच्छा, और क्या पॉइंट हो सकता है? इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? क्लोज्ड लूप फॉर्म कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल फॉर्म क्लोज्ड लूप। और क्या हो सकता है? और क्या पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट? क्या कि ये डेंस है। क्या है ये? डेंस, डेंस नियर पोल, ठीक है ना। और अगर ये डेंस है तो इसका मतलब पोल पे क्या होगी? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी? हाई होगी। मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होगी पोल्स पे वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे आप इससे दूर जाओगे, मैग्नेट से दूर जाओगे, तो जो क्राउडनेस है, जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो कम हो जाएगी। और डेंसिटी अगर कम हो रही है, इसका मतलब कि जो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अभी लिख रहा हूँ, क्या कि नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अगर ये इंटरसेक्ट करें तो क्या होगा? देखो मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ऐसे करके। एज्यूम कर लो कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि इसको यहाँ पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप कंपास को रखोगे तो कंपास की दो डायरेक्शन शो होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। कंपास किसी एक जगह पे दो डायरेक्शन शो करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन है ये हमने गलत शो कर दिया है और वहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। सो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और देखते हैं, और अगर कोई पॉइंट अगर रह गया तो क्लोज्ड कर्व बता दिया है, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है क्या, ये जो डेंसिटी है ना, इसको आपकी बुक में जो यूज़ किया हुआ है वर्ड वो है क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसा एक लाइन है, उसको लिख लेना। बाकी सारी चीज़ें लगभग अभी तक जो हैं वो हमने देख ली हैं, आगे बढ़ते हैं ज़रा। ठीक है, इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। देखो क्या हुआ, इतने के बाद जो हमारा क्या है पॉइंट, अब मैग्नेटिक फील्ड थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, क्या स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, यहां से आपका एग्जैक्टली ये चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमने जो भी समझा वो था मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब करंट के साथ उसका रिलेशन ढूंढना है, तो वो अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि जब भी कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, ये मान लो कोई स्ट्रेट कंडक्टर है एक, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो जब भी करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डेवलप होती हैं। तो जब इसके फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी तो उसके लिए एक रूल आता है, उस रूल का नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल। क्या है, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल। ठीक है ना। अब देखो क्या है, और इसके ऊपर ना क्वेश्चंस आते भी हैं भाई। ठीक है, देखो आपको अपना राइट हैंड लेना है, थंब को आपको क्या करना है, थंब को करना है एक्सटेंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में आपको थंब को एक्सटेंड करना है। फिर जो कर्ल ऑफ फिंगर्स, ये क्या शो करेंगे आपकी, ये जो कर्ल ऑफ फिंगर्स है, मतलब जैसे ये कंडक्टर है, इसमें करंट ऊपर के लिए फ्लो कर रहा है, तो आपने ये थंब रखा, डायरेक्शन दी ऊपर की। अब ये जो कर्ल है, मतलब जो फिंगर्स आपकी घूम रही है ना, जिस डायरेक्शन में जो घूम रही हैं, वो आपको क्या दे रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, तो हमने इसको ऐसे करके रखा। अब जो कर्ल है वो ऐसे करके है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये घूम रही हैं। अब एक तो होगी नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कई सारी होंगी इस एक पॉइंट की वजह से। ठीक है, ऐसे ही इसके बगल में कोई दूसरा पॉइंट है, उसकी वजह से भी होंगी। सो आप ये देखो कि अगर मान लो यहाँ पे जहाँ पे मैंने पकड़ा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है ना, तो उस पॉइंट पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से डेवलप हो रही हैं। कई सारे सर्कल बनेंगे, एक छोटा सा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा, उसके बाद और बड़ा, ऐसे कई सारे सर्कल्स बनेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। इस रूल को जरा याद रखो। ये तो हो गया स्ट्रेट कंडक्टर। इसके बाद है फिर हमारा लूप। क्या है, लूप करके जो है उसको जरा समझो। मैं देखता हूँ अगर कोई वायर मिल जाए तो अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी तो नहीं है। एज्यूम ये करो कि मान लो ये कोई वायर है, ठीक है ना। अब वायर के हर एक पॉइंट पे जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। जैसे ये मानो कोई वायर थी, इसके हर एक पॉइंट पे, जैसे मान लो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अगर आपने इस वायर को इस तरीके से करके रख दिया, आ रही बात समझ में, ठीक है ना, तो ये इसका एक पॉइंट पकड़ा आपने, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। नाउ अब आप ये सोचो कि अगर आपने इस पॉइंट पे अगर आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाली है, तो आपको ये पता लग गया राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये करंट इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से, मतलब इधर से बाहर आएंगी और इधर से अंदर जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आएगा, कैसे, ऐसे करके आएगा, इस तरीके से करके आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके जा रहा है, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, इस तरीके से आ रही बात समझ में, इस तरीके से है, और यहाँ से इस तरीके से है। ये बीच का एक्सेस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका ये जो लूप है, मान लो इसको मैंने ये लूप इस तरीके से बना दिया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जा रही है अंदर अंदर में, ठीक है ना, गोल गोल घूम रही है। यहाँ पे ये इस तरीके से गोल गोल घूम रही है, ठीक है। तो अगर आप इसके बिल्कुल एक्सेस पे देखोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये जो कर्व था ना, ये लगभग फ्लैट मिलेगा। अगर आप सेंटर पे आ जाओगे तो ये जो कर्व था वो लगभग आपको फ्लैट मिलेगा, ठीक है।
मतलब अगर आप बिल्कुल बीच में खड़े हो, लेकिन जैसे आप इससे दूर जाओगे ना तो ये कर्वेचर जो है ये बढ़ेगा, ये कर्वेचर क्या करेगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? या फिर अंदर की तरफ जाओगे तो कर्वेचर क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अभी के लिए ये लूप हो गया। अब आप ये समझोगे कि इसका मतलब लूप से भी एक छोटा सा नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है। मान लो यहाँ पे नॉर्थ और पीछे साउथ, एक छोटे से लूप से भी एक छोटा सा पोल डेवलप हो रहा है, नॉर्थ और साउथ। अगर इस लूप को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कॉइल में, किसमें, कॉइल में अगर आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया तब क्या होगा, सोचो। लूप था आपका एक बार का टर्न ऐसे करके, कॉइल में क्या होगा कि इसमें कई सारे टर्न्स होंगे, इस तरीके से करके कई सारे टर्न्स होंगे। ये बन रहा है आपका कॉइल। अब आप मान लो इस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो इसका मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या करेगा, वो हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स। क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाय n टाइम्स। क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स है। समझ में आ रहा है? अभी ये क्वेश्चन आता भी है, इसलिए मैंने इसको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है कोई कॉइल बनाने के लिए, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, n इंटू करना पड़ेगा इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान आ रही है, क्या अभी आपने देखा कि इसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा था। अगर हम लोग, इसमें दो कंडीशन बनती है स्ट्रेट लाइन वाले में, कि अगर आप करंट को इंक्रीज कर दोगे, क्या, करंट को इंक्रीज करोगे, तो मान लो कोई एक फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी वो भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पहली कंडीशन ये हो जाएगी क्या, कि अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, कि अगर आप वायर से थोड़ी और दूरी पे चले जाओ, ठीक है ना, तो इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, अगर आप कंडक्टर से जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाओगे, मतलब आप और दूर चले गए, और दूर चले गए, तो आपको जो स्ट्रेंथ मिलेगी ना, जो आपको मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिलेगी, वो क्या मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी। मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर आपने करंट को बढ़ा दिया तो जो स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। फिर ये लूप वाले केस में भी सेम यही चीज़ें होती हैं, कॉइल वाले केस में भी यही चीज़ होगी, लेकिन कॉइल में एक दूसरी जो चीज़ होनी थी वो मैंने आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करके बता दी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है क्या, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बाकी जो पूरी वीडियो थी इसकी वो पूरी खराब हो गई है, तो मैं इस वीडियो को दोबारा शूट कर रहा हूँ। सुनो, हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो है कॉइल। कॉइल को हमने अभी अच्छे से समझ लिया है। नाउ अभी हम लोग समझेंगे क्या, सोलेनॉइड को। सोलेनॉइड एग्जैक्टली कॉइल के जैसा होता है, बट यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि इसमें हम लोग इंसुलेटेड कॉपर वायर को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम लोग और दूसरी चीज क्या इसमें ध्यान रखेंगे कि ये बनेगा एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा। क्या, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इंसुलेटेड कॉपर वायर को भी ना एक कॉइल की फॉर्म में ही हम लोग फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, जब ये पूरा बन जाएगा तो आप इसको जरा एक डायग्राम से समझो कि जैसे ये है हमारा क्या, ये है हमारा सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड हो गया, यहां पे हमने इसके लिए की लगा दी और ये लगा दी इसके साथ बैटरी, और ये यहां पे कनेक्ट हो गया। आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट जो है वो आगे जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल से जो करंट है वो बैटरी में जाएगा। समझ में आ गया। नाउ अगर जैसे इसके अंदर करंट आप फ्लो करोगे तो आपको पता है कि ये पूरी कॉइल एज अ मैग्नेट बिहेव करना शुरू कर देगी और मैग्नेटिक फील्ड्स जो है उसके आसपास जो है वो जनरेट हो जाएंगी। तो इस केस में यहां पे आपका नॉर्थ डेवलप होगा और यहां पे आपका साउथ डेवलप होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये रहेगी, ये है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही आप यहां पे भी कर लो। ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो सारी प्रॉपर्टीज का ध्यान रखते हुए इस तरीके से बना लो, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ इसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी। तो ये इस तरीके से आपका जो सोलेनॉइड है
वो आपका बन करके तैयार हुआ। अब आप अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर आप देखोगे ना तो ये सिमिलर है, किसकी सिमिलर है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू बार मैग्नेट, किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह ये बन करके आपकी तैयार हो जाएंगी। समझ में आ रहा है, जैसे बार मैग्नेट में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वैसे ही इसमें भी हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कैन बी मॉडिफाइड। भाई आप उसको कम या फिर ज्यादा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ करंट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने फ्लो ऑफ करंट को इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो और इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपने फ्लो ऑफ करंट को डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की किसी एक बार मैग्नेट के लिए, सेम वही मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होंगी वो किसके लिए होंगी, सोलेनॉइड के लिए होंगी। वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी। यहां पे आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि इनसाइड द सोलेनॉइड, क्या, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, क्या, आर पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि वो यूनिफॉर्म होंगी। और तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ में आ रही है बात। अभी किसी एक सोलेनॉइड के अंदर की चीजें ये हैं, और आपको पता है कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां से, साउथ टू नॉर्थ फ्लो करेंगी। वो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी वहां पे भी आपने इसको देख लिया था। अब इसके बाद जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो है क्या, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। सिंपली देखो, अगर आप किसी सोलेनॉइड के अंदर में, क्या, किसी सोलेनॉइड के अंदर में, ये है कोई सोलेनॉइड, ठीक है ना, इसके अंदर में अगर आपने क्या रख दिया है, एक आयरन कोर को रख दिया है। क्या रख दिया है, आयरन कोर। जरूरी नहीं कि सिर्फ आयरन कोर ही हो, यहां पे कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसको आप मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हो, मतलब जो मैग्नेट से इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो कोर में क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसका एग्जांपल क्या है, तो सॉफ्ट आयरन कोर। क्या, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। और कोर तो क्या हो गया कि अगर आप सोलेनॉइड के अंदर रख रहे हो तो इसका मतलब उसके कोर में रख रहे हो, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन जो है वो इसका एक एग्जांपल होगा किसका, मैग्नेटिक मटेरियल का। जब आप ऐसा करते हो ना, जब आप सोलेनॉइड के अंदर में उसके बीच में अगर आप कोई आयरन रॉड रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा वो पूरा। तो ये जो मैग्नेट इस तरीके से डेवलप हो रहा है, जो कि काफी लंबे टाइम तक इससे आप इसको बाहर निकाल लो, काफी लंबे टाइम तक उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर रहेंगी, ठीक है ना। तो ये जो आपका जो मैग्नेट इस तरीके से डेवलप किया था उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डेवलप्ड by putting a magnetic material inside the solenoid, and this magnetic property of the magnetic property of this material stays for a long, and this type of magnets are known as electromagnet। समझ में आ गया। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जरा देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बीच बीच में मुझे दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ रही है कि जो हमारा टेक्निकल फॉल्ट है वो ना हो जाए इसमें। हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या, फोर्स, सिंपली मैं यहां पे एक टॉपिक ले रहा हूं, क्या, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर फोर्स कैसे पड़ेगा। सो देखो हमारे बुक में ना एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि आप इस तरीके से एक हॉर्सशू मैग्नेट रखोगे। क्या रखोगे, हॉर्सशू मैग्नेट रखोगे। इस तरीके से एक हॉर्सशू मैग्नेट हो गया। इसका नॉर्थ पोल यहां पे है नीचे और साउथ पोल है यहां पे ऊपर में, ठीक है ना। तो ये है आपका वो हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है।
अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अब इसके बीच में आपको एक कंडक्टर रखना है इस तरीके से। अब अगर आप सामने से देखोगे ना, जैसे देखो मैंने क्या किया, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके बिल्कुल बीच में आपने क्या किया, एक कंडक्टर को रखा है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप इस तरीके से देखोगे तो आपको सिर्फ यहां से ये डॉट दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो ये डॉट मैंने यहां पे बना दिया, एज्यूम करो कि ये कंडक्टर जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अभी समझ में आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से है हॉर्सशू मैग्नेट, इसके अंदर ये कंडक्टर हमने प्लेस कर दिया। नाउ अब इस कंडक्टर के अंदर अगर आप करंट को फ्लो कराओगे, मान लो करंट की डायरेक्शन अंदर की डायरेक्शन में है, अंदर के लिए करंट जो है वो जा रहा है, फिर आपको ये देखना है कि इस कंडक्टर पे असर क्या पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास जो रूल है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बुक में जो पिक्चर है उस पिक्चर को आप इसी तरीके से समझो कि एक कोई अपना हॉर्सशू मैग्नेट, उसके बीच में आपने क्या प्लेस किया हुआ है, एक कंडक्टर प्लेस किया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि इसके ऊपर फोर्स कैसे पड़ेगी। अब फोर्स क्यों पड़ती है वो समझो, क्योंकि कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, मतलब एक तरीके से पुश करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, तो पुश करेंगे। उसकी वजह से इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स जनरेट होगा। क्यों, जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अपोज करती है ना, तो उनको जो जनरेट करने वाला ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर एक फोर्स पड़ती है, ताकि ये दोनों ऑब्जेक्ट दूर हो जाए, जैसे आपने चुंबक के साथ किया होगा, ठीक है ना। सो इस कंडक्टर में मान लो कि अंदर की डायरेक्शन में एक फोर्स जा रही है, मतलब करंट जो है वो अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। देखो जो करंट की डायरेक्शन है वो जो सेकंड फिंगर है उससे शो करते हैं, तो ये अंदर की तरफ को जा रहा है मान लो, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो ऊपर के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर के लिए जा रही है। तो अगर मैं थंब को एक्सटेंड करूंगा तो थंब आ रहा है बाहर के लिए, इसका मतलब इस कंडक्टर पे जो फोर्स पड़ेगी वो बाहर के लिए पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मान लो जो करंट की डायरेक्शन है उसको बाहर के लिए कर दो, देखो फील्ड अंदर ही है, अगर करंट की डायरेक्शन बाहर आ जाए तो आपका फोर्स फिर अंदर पड़ेगा, ठीक है ना, फोर्स अंदर पड़ेगा। कब, जब करंट जो है, जैसे इसमें कंडक्टर में अगर करंट बाहर के लिए आना शुरू हो जाए, करंट बाहर के लिए अगर आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन बाहर के लिए हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर को है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आपको इस तरीके से समझना है। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें ये तीन चीजें होती है, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर करंट और ये फोर्स, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ध्यान रखना क्या, कि जो इंड्यूस्ड फोर्स है, जो फोर्स है ना, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब होगा मैक्सिमम, व्हेन जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये परपेंडिकुलर होंगी, क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, किसके साथ, तो ये परपेंडिकुलर होंगी डायरेक्शन ऑफ करंट के, किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर होंगी तब। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तब ये जो फोर्स लगेगी वो लगेगी मैक्सिमम। अब आपको ध्यान ये रखना है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये तीन फिंगर यूज होती है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थंब। तो फर्स्ट फिंगर जो है, इससे आप क्या शो करते हो, तो इससे शो करते हो आप क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या शो करते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करते हो, क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करते हो। और जो सेकंड फिंगर है, क्या, सेकंड फिंगर, इससे आप क्या शो करने वाले हो, तो इससे आप शो करते हो क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट को आप इससे शो करते हो। फिर बचा थंब, तो थंब से क्या शो करते हो आप, तो थंब से आप शो करते हो क्या, इंड्यूस्ड फोर्स, क्या, इंड्यूस्ड फोर्स, मतलब ये जो फोर्स जनरेट हो रही है वो आप किससे, थंब से शो करोगे। ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड, तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये कैसे याद रखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे करते हैं, तो जब आप किसी को फील्ड दिखाते हो ना, फील्ड, तो आप ये डायरेक्शन करते हो कि इतना बड़ा फील्ड है, तो वो फर्स्ट फिंगर से, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किससे, फर्स्ट फिंगर से। जब आप किसी को एनर्जाइज कर रहे हो, मतलब उसको थोड़ी फोर्स दे रहे हो कि आप कर सकते हो, तो आप ऐसा करके इशारा करते हो, तो थंब जो है वो फोर्स जनरेट कर रहा है। तो बचा एक चीज करंट, वो आ जाएगा आपका सेकंड फिंगर के लिए। समझ में आ रहा है अभी ना, आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये हो गया, इसके आगे जरा देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास।
अभी हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझ लिया है और ठीक है, इसमें सारी चीजें हमने देख ली। नाउ अब आता है हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। सो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो आपको चीजें ध्यान रखनी है वो ये, भाई हमारे घरों में 3 वायर होती हैं। एक तो जिसमें करंट आ रहा होता है, जिसमें करंट होता है उसको बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं उसको? लाइव वायर। जिसमें करंट होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइव वायर बोलते हैं। और लाइव वायर का जो कलर है, मतलब जो उसके ऊपर कलर चढ़ा हुआ होता है, इंसुलेशन जिस कलर से वो रखा होता है वो होता है रेड कलर से। किससे? रेड कलर से। आपको पता है कि रेड कलर जो होता है वो पहले ही डेंजर का साइन है, तो लाइव वायर रेड कलर से। अच्छा, जो सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है, क्या सर्किट कंप्लीट करने का जो काम करता है उस वायर को बोलते हैं न्यूट्रल वायर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रल वायर बोलते हैं। ठीक है ना। इसका जो इंसुलेशन होता है वो ब्लैक कलर से होता है। ब्लैक वाली जो आपको वायर दिखेगी वो कौन सी वायर है? न्यूट्रल वायर है। क्या काम है उसका? सर्किट कंप्लीट करने का काम है। इसके बाद एक वायर होती है जिसको बोलते हैं अर्थिंग वायर। ठीक है, वो होती है सेफ्टी फॉर अस। क्या? सेफ्टी ऑफ अस, ऐसे बोल सकते हो आप, सेफ्टी ऑफ आर्स। हमारी सेफ्टी के लिए जो होती है वो होती है कौन सी? अर्थिंग वायर। कौन सी वायर है? अर्थिंग वायर। इसका जो कलर है वो क्या है? वो है, कलर कोडिंग में इसका कलर ग्रीन कलर है। इतना समझ में आ गया। नाउ अब समझने वाली चीज ये है कि हमारे घरों में मैक्सिमम अप्लायंसेस जो हैं उनमें 2 प्लग वाले होते हैं, 2 प्लग वाले। तो मतलब ये जो 2 प्लग वाले हैं ना, उसमें कौन कौन सी वायर चाहिए? एक तो लाइव वायर चाहिए और एक चाहिए न्यूट्रल वायर। 2 प्लग वाले जितने भी अप्लायंसेस हैं, मतलब सारे अप्लायंसेस में जो 2 वायर चाहिए वो तो है कौन सी? लाइव और न्यूट्रल वायर। ठीक है ना। तो इससे आपके जो भी अप्लायंसेस हैं वो चलेंगे कैसे? लाइव वायर से और न्यूट्रल वायर से। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है हाउस होल्ड सर्किट के लिए वो 220 वोल्ट का है। हाउस होल्ड सर्किट के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 220 वोल्ट का है। ठीक है। नाउ अब आते हैं हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये अर्थिंग वायर किस तरीके से हमारी सेफ्टी कर रही है, या फिर इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो आपने देखा होगा कि कुछ अप्लायंसेस पे, मतलब कुछ स्विच बोर्ड पे इस तरीके का जो बना रहता है ना, 3 पिन प्लग लगाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ बना हुआ रहता है। इसमें ये जो टॉप वाला है ना, ये होता है अर्थिंग वायर के लिए। किसके लिए होता है ये? अर्थिंग वायर के लिए। ये वाला जो टॉप वाला है ये अर्थिंग वायर के लिए होता है। समझ में आ रहा है अभी? नाउ बाकी एक होता है तुम्हारा लाइव वायर के लिए, लाइव वायर, और एक होता है तुम्हारा कौन सा? न्यूट्रल वायर के लिए। न्यूट्रल वायर के लिए हमको अभी समझना है क्या कि अर्थिंग वायर का फंक्शन क्या हुआ। ये जो अर्थिंग वायर है ना, मतलब जैसे मान लो कि ये 3 प्लग है किसी अप्लायंस के, ये 3 प्लग है, आपने इसको प्लग लगाया, फिर आप अप्लायंस को यूज कर रहे हो। अब ये जो टॉप वाला है ना, इसमें जो अर्थिंग वायर है, ये जो वायर है ना उस अप्लायंस के मेटलिक बॉडी के साथ कनेक्टेड होगा। मतलब यहां पे जो वायर लगा होगा जो उस अप्लायंस के अंदर गया हुआ होगा, तो उस अप्लायंस के मेटलिक बॉडी के साथ कनेक्टेड होगा। कहां पे? मेटलिक बॉडी के साथ। किसके साथ? मेटलिक बॉडी। इसी वजह से जनरली ये जो प्लग है, ये आपने कहां पे देखा होगा? ऐसा जो प्लग है ये जनरली उन अप्लायंसेस में यूज होता है जहां पे मेटेलिक बॉडी होती है। ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो लाइव वायर है, क्योंकि ये तीनों वायर उसके अंदर जा रही है, अब ये जो लाइव वायर अंदर गई, ऐसा हो सकता है किसी भी वजह से ये उस अप्लायंस की मेटेलिक बॉडी के साथ कनेक्ट हो गई हो। क्या? ये जो लाइव वायर है ये इसके साथ मान लो कभी कनेक्ट हो गई। अब आप इस अप्लायंस को पकड़ के चला रहे हो, जैसे फ्रिज को आप पकड़ के खोल रहे हो या फिर आयरन को आप पकड़ के चला रहे हो, तो मेटलिक बॉडी है ना, तो उससे आपको करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइव वायर उसकी मेटलिक बॉडी के साथ कनेक्ट हो गई है। बट करंट लगता क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मेटलिक बॉडी है ना, ये एक वायर के साथ कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पे ऊपर जाकर के कनेक्ट हो गई है, और यहां से आपकी अर्थिंग वायर कनेक्टेड रहती है, और अर्थिंग वायर आगे फिर अर्थ में मिल जाती है। मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो है 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। लाइव वायर को अर्थिंग के साथ कनेक्ट होने के बाद मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इस वजह से करंट आपकी बॉडी से होकर के नहीं जाती, और बल्कि वो अर्थिंग वायर से होते हुए चली जाती है। मान लो अगर दोनों लोगों ने पकड़ लिया है, एक मैंने पकड़ लिया और ये वायर फिर अर्थिंग वायर के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है ना, वो अर्थिंग वायर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल कम है, हमारा पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा है। अभी समझ में आ गया? इस तरीके से जो अर्थिंग वायर है ये सेफ्टी, हमारी सेफ्टी करती है। नाउ सेफ्टी के लिए ही एक और चीज होती है जिसका नाम है फ्यूज। क्या है? फ्यूज।
अब ये जनरली आपके अप्लायंसेस पे यूज किया जाता है। अब इसका रीजन क्या है, जैसे मान लो ये कोई एक वायर है और यहाँ पे आपने कोई एक अप्लायंस आप चला रहे हो, ठीक है ना। ये जो अप्लायंस है इसकी डिमांड है, अपनी डिमांड है इसकी 5 एम्पेयर की, ठीक है। तो आपने वायर भी इस पे कौन सा लगाया है, 5 एम्पेयर का लगाया है, 5 एम्पेयर का वायर लगाया जिसमें 5 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है। इस अप्लायंस से जस्ट पहले आपने क्या कर दिया, एक फ्यूज वायर लगा दी है, ठीक है। बाय मिस्टेक मान लो कि यहां से आपका ये 6 एम्पेयर का करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हुआ, किसी भी वजह से हो सकता है। इसके जो मेन जो रीजन होता है वो होता है शॉर्ट सर्किटिंग। क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग होती है, ठीक है ना। मेन रीजन क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग। किसी एक वायर में डिमांड से ज्यादा अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका जो मेन रीजन होता है शॉर्ट सर्किटिंग होता है। कभी कभी इसका रीजन होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। क्या होता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन। दो रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो मेंशन है वो है शॉर्ट सर्किटिंग। अब वापस अपने उस पर आते हैं कि जब इसमें 5 एम्पेयर का करंट चाहिए था, अगर 6 का आ गया तब क्या होगा। तो ये 6 एम्पेयर का करंट अगर यहां पे भी चला जाएगा ना तो ये अप्लायंस को आपको क्या कर देगा, खराब कर देगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बीच में एक लगाते हैं, क्या, फ्यूज लगाते हैं। ये है आपका फ्यूज वायर। ये जैसे ही आपके 5 एम्पेयर से करंट ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये कर देगा मेल्ट। मतलब जैसे ही 5 एम्पेयर से ज्यादा करंट इससे फ्लो करना शुरू करेगा तो ये कर जाएगा मेल्ट। जब ये मेल्ट हो जाएगा तब ये सर्किट हो जाएगा ब्रेक, और सर्किट ब्रेक तो मतलब करंट आगे फ्लो अब नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात, अभी सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट आगे फ्लो नहीं हो सकता, आपका अप्लायंस सेफ है। इस तरीके से जो फ्यूज है ना वो हमारी हेल्प करता है टू सेफगार्ड दी अप्लायंसेस, ठीक है ना। अब ये शॉर्ट सर्किटिंग का मेन रीजन क्या है, तो मेन रीजन होता है शॉर्ट सर्किटिंग का क्या, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब कि आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, ये प्लग है, मान लो ये प्लग है, ठीक है। अब लोगों ने क्या किया, एक वायर लाई यहां पे जोड़ दी और इसकी दूसरी वायर भी यहां पे जोड़ दी। फिर एक दूसरा अप्लायंस है उसकी भी एक वायर इससे जोड़ दी और एक वायर इससे जोड़ दी। फिर एक तीसरा अप्लायंस है उसकी भी इससे जोड़ दी और इससे भी जोड़ दी। अब यहां पे भी तो एक वायर लगी हुई है जिसमें करंट आ रहा होगा और वो इन सारी वायर्स को करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब यहां पे एक हाई अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। और ओवरलोडिंग की वजह से कोई भी तार में करंट ज्यादा फ्लो करता है और तार जो हो जाती है वो मतलब जो शॉर्ट सर्किटिंग की जो कंडीशन बनती है वो ये बन जाती है कि हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो उससे वायर से फ्लो करना शुरू कर देता है। तो ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग होती है। और शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से क्या होता है, किसी एक वायर में करंट ज्यादा हो सकता है जिसकी वजह से आपका अप्लायंस खराब हो सकता है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, फ्यूज रखते हैं। सुनो, अभी क्लास ये चैप्टर आपका यहां तक था, ये चैप्टर हुआ खत्म। अनफॉर्चुनेटली मैं बायोलॉजी की वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा। वो उसका रीजन ये है कि मेरे पास जो सिस्टम है उसमें बैक टू बैक मुझे जो माइक है उसमें दिक्कत आ रही है। सो हम लोग मिलते हैं फिर। मैथ्स के लिए मैं सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करो। जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर में आते हैं मैं उनके कॉन्स्टेंटली उनके मैसेजेस को देख रहा हूं। अगर उनके कोई भी डाउट्स हैं वो मुझे सेंड करेंगे, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को करूंगा। और मैं अश्योर करता हूं कि आपको बहुत प्रिसाइज ही रिप्लाई मिलेगा जिसको आप अपने आंसर्स में लिख सको। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक की वीडियोस देखी हैं या फिर मैथ्स में मेरे साथ लगने वाले हैं या फिर जिनका भी बोर्ड का पेपर है, सभी के लिए ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।